हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे थे यूएनओ और आज पढ़ेंगे यूएनओ के सिद्धांत। यूएनओ के सिद्धांत की बात करें तो उद्देश्य और लक्ष्य हम पढ़ चुके थे। उसके सिद्धांत हैं सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रभुसत्ता हमने 11th में बहुत डिटेल से पढ़ी थी, जिसे हम लोगों ने कहा था सोवर्टी या संप्रभुता। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सदस्य अपने जो क्षेत्र हैं उनमें कैसे होनी चाहिए, फ्री होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। यदि सभी सदस्य बराबर नहीं होंगे, उनकी प्रभुसत्ता समान नहीं होगी, तो इस संगठन का कोई मतलब नहीं निकलता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रभुसत्ता समान है तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें वीटो का क्या काम, अस्थायी सदस्यों का क्या काम। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का एक अंग है, पार्ट है, हिस्सा है, और उसका सिस्टम क्या है, अलग है। जबकि यूएनओ बेसिकली अगर देखा जाए तो महासभा पर आधारित है, जिसकी कुल सदस्य संख्या 193 है, और इसमें प्रत्येक सदस्य की हिस्सेदारी कैसी है, इक्वल है, समान है, और इसी का आधार मानकर इसकी प्रभुसत्ता की बात कही गई है। हम जानते हैं यूएनओ के मोस्टली 6 अंग थे, इसमें से एक अभी समाप्त कर दिया 90 के दशक में, और अभी 5 कार्य कर रहे हैं। यूएनओ में बहुत सारी एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां मुख्य समूह के अधीन काम करती हैं, इंडिविजुअल स्वतंत्र होकर काम करती हैं, जन सहायता और जन समूह के लिए काम करती हैं, आम जनता के लिए काम करती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है जन सहयोग करना। तो सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि सदस्य राष्ट्र को सम्मान नहीं मिला तो वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, इस सदस्य में ट्रस्ट, इससे संगठन में ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यूएनओ की प्रासंगिकता पर असर पड़ेगा। इसीलिए प्रभुसत्ता का होना क्या है, बेहद जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, प्रभुसत्ता है क्या। तो प्रभुसत्ता की बात मैं वापस रिमाइंड करवा देता हूं। अपने क्षेत्र की सीमाओं में स्वतंत्र होकर निर्णय लिए जाएं, किसी दूसरे बाहरी देश का किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के लिए जा सके राष्ट्र हित में, क्या कहलाता है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता कहलाता है। चार्टर की सीमाओं का पालन हमने कल पढ़ा था। यूएनओ चार्टर के कुल धाराएं थी 111, और 111 में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। चार्टर के अनुच्छेद इसमें ये है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पढ़े भी गए, 2-4 आर्टिकल। आपको ये याद होना चाहिए, चार्टर एक प्रकार से पूरा नियमों का बड़ा ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग रूल्स निर्धारित किए गए हैं। तो चार्टर के जो 111 नियम दिए गए हैं, उसमें जो प्रतिबंधन लगाए गए हैं, सीमाएं लगाई गई हैं, बॉर्डर तय किए गए हैं, प्रत्येक राष्ट्र को उनका पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि यदि राष्ट्र उसका अनिवार्य रूप से पालन नहीं करता है तो फिर धीरे धीरे सभी लोग इसकी अवहेलना करने लग जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि चार्टर को कोई मानने वाला नहीं होगा। फिर लीग ऑफ नेशन जिस प्रकार से अप्रासंगिक हुआ, उसी प्रकार से ये भी अप्रासंगिक ही हो जाएगा। जो देश इसके सदस्य नहीं है वे भी नियमों को अपनाएं। हम जानते हैं यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी 193। 193 देश महासभा के सदस्य हैं, और महासभा के सभी सदस्य यूएनओ के भी क्या हैं, सदस्य हैं। सदस्यों को लेकर हमने पढ़ा था कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जब सदस्य संख्या हुई तो मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 51 थी। और आखिरी का जो 51वां देश जुड़ा वो कौन सा था, पोलैंड था। कौन सा था, पोलैंड देश इसमें था। सवाल आता है भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। तो ये जीके के बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि यूएनओ की स्थापना किस दिन हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें दूसरा सवाल देखें, यूएनओ के मूल संस्थापक सदस्य कितने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। कितने थे, 51 देश थे।
और इसमें अंतिम जो देश जुड़ा लास्ट में 51वां देश वो कौन सा था? पोलैंड था। और 51वें देश के रूप में किसे जाना जाता है? पोलैंड को जाना जाता है। और टोटल 51 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब आपको यहाँ ये भी देखना है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो 30 अक्टूबर 1945 में ब्रिटेन के नेतृत्व में हमें ये सीट मिली थी और यूएनओ के हम सदस्य बन गए थे। तो जो भी देश इसके सदस्य नहीं बने हैं आज तक, वे भी यूएनओ के आदर्श नियमों का पालन करें, जिससे बाकी जो बचे देश हैं उनके अनुसार अच्छा बिहेव हो सके। कोई भी देश ऐसा कार्य ना करे जिससे आक्रामक विदेश नीति अपनानी पड़े, हथियारों का जखीरा बनाना पड़े। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उत्तरी कोरिया पहले सदस्य था, अभी नहीं है। आप जानते हैं किम जोंग बहुत हेल्दी पर्सन है, हेल्दी है, बीमार, वो तो आप ज्यादा जज कर पाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से मुझे कहीं ना कहीं बीमार व्यक्ति नजर आता है। आक्रामक तानाशाह है, क्रूर शासक है। और अभी ऐसा सुनने में भी आया है, कोरोना महामारी में ऐसा निर्णय लिया गया है कि जिसे पॉजिटिव के लक्षण दिखे उसे उड़ा दो, बस बीमारी खत्म। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरनाक देश है। पहले ये समर्थन करता था, यूएनओ में शामिल था, बाद में अमेरिका से तनाव हुआ। अमेरिका से तनाव का प्रमुख कारण था न्यूक्लियर प्रोटेक्शन स्थापित करना, यानी कि न्यूक्लियर बम इन्होंने बनाना शुरू किया और बहुत भयंकर तरीके से बनाना शुरू किया। इससे अमेरिका को यह ऐतराज हुआ है कि ये दुनिया के लिए बड़ी महामारी बन जाएगा, दुनिया को ये ब्लैकमेल करेगा, दुनिया के लिए चलता फिरता बम बन जाएगा, इसीलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा, जब इस पे प्रतिबंध लगाए गए तो उत्तरी कोरिया ने अपने आप को यूएन से ही बाहर कर लिया। आपको ये भी याद होना चाहिए, यूएन भी यूएनओ का ही नाम है, शॉर्ट नेम। बहुत सारे न्यूज चैनल्स यूएन ही आपको बोलते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे मैगजीन्स पत्र पत्रिकाओं में यूएन ही नजर आएगा। तो यूएन और यूएनओ एक ही है, शॉर्ट नेम यूएन है, लॉन्ग नेम क्या है? यूएनओ है। तो यहाँ से सदस्य हट भी सकते हैं, लेकिन जब हटेगा तो उसे बहुत सारे नुकसान होंगे। वर्तमान में ध्रुवीकरण का जो दौर था वो समाप्त हो गया है, लेकिन हेगेमनी वर्चस्व के अमेरिका का दौर चल रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया को अपने ठर्रे पर लाना चाहता है। इसका एक उदाहरण आपको और देता हूँ। ईरान की यदि हम बात करें तो ईरान बहुत शक्ति संपन्न देश हो गया। पहले इसके पास परमाणु मिसाइल नहीं थी, परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये परमाणु संपन्नता की तरफ जाता है अमेरिका इसका विरोध करता है। आपको याद होगा भारत का विरोध भी 98 में बहुत जबरदस्त किया गया था। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी नई शक्ति का केंद्र बने। ईरान का जब विरोध किया गया तो ईरान ने खुलकर मोर्चा अमेरिका के विरुद्ध खोल दिया, लेकिन जब भारत का विरोध किया गया तो भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया। आर्थिक प्रतिबंधों को अपने लेवल पर ही उन्होंने धीरे धीरे घटाना शुरू किया और बाद में अमेरिका ने भी इसके रिकॉल कर लिया। तो जो भी नए सदस्य राष्ट्र हैं, जो सदस्य राष्ट्र नहीं हैं, वे भी यूएनओ के नियम माने ताकि आदर्श नियमावली हमेशा बनी रहे। झगड़ों का निपटार शांतिपूर्ण हो। यहाँ एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, यूएनओ किसी भी मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता जब तक किसी के द्वारा वहां कोई एप्लीकेशन नहीं ले जाई जा सके। पहला कंडीशन संबंधित दोनों देशों से हो सकता है, संबंधित तीसरा डायरेक्ट पक्ष हो सकता है, या कोई अन्य सहयोगी देश यूएनओ में ले जा सकता है, तब इस मुद्दे पर चर्चा वहां होती है। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर के मामले को नेहरू जी लेकर गए थे। मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी गलती भारत से वही हुई कि जम्मू कश्मीर में इस मामले को ले जाकर हमने एक बहुत बड़ा तीसरा फ्रंट हमने खोल दिया, जो सही नहीं है। अमेरिका, रसिया जैसे देश अपनी राजनीतिक आर्थिक रोटियां वहां सेकने लग गए। हमारा मामला था, हमें ही इसे सॉल्व करना था। तो झगड़ों का निपटारा कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मध्यस्थता से होना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि वर्तमान में अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध चल रहा है, इसकी मध्यस्थता क्यों नहीं की गई? ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता नहीं की गई, बहुत सारे राष्ट्रों से अपील की गई है, यूएनओ से अपील की गई है कि आप शांति की वार्ता टेबल पर आ जाएं, लेकिन आर्मेनिया ने और अजरबैजान ने दोनों ने बातचीत करने से मना कर दिया। अभी कल यानी कि मंडे की मॉर्निंग को ये घटना घटी कि अजरबैजान और आर्मेनिया में शांति वार्ता के लिए चर्चा हुई। दोनों ने कुछ समय के लिए युद्ध रोकने की बात कही, लेकिन अचानक अजरबैजान ने पुनः
युद्ध शुरू कर दिया तो आज अजरबैजान ने भी, अर्मेनिया ने भी बहुत जबरदस्त मुकाबला उसका किया है। तो ये शांति वार्ता आसानी से संभव नहीं है। जैसे अमेरिका और ईरान के बाद देख लो आप, ईरान लगातार प्लेन उड़ा रहा है, अमेरिका लगातार उनके प्लेन उड़ा रहा है, भारत चाइना संघर्ष देख लो, भारत पाकिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, जापान कंबोडिया देख लें, जापान चाइना देख लें, बहुत सारे संघर्ष हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन विश्व शांति का प्रयास लगातार यूएनओ के द्वारा जारी है और जारी रहेगा। भू अखंडता बल और धमकी से नहीं होनी चाहिए। भू अखंडता का मतलब हो गया कि अपनी जो सीमाएं हैं, उन पर जो शासक स्थापित होने वाले हैं, उन पर जो लीडर बैठने वाले हैं, उन पर जो सरकार आने वाली है, वो दमनकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, जैसे सद्दाम हुसैन था, अपने इराक के जो प्रेसिडेंट थे, तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। मोहम्मद गद्दाफी था, वो भी एक प्रकार का अराजकतावादी था। अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके प्रमुख तानाशाही हैं। तो भू अखंडता बल और धमकी से नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए और सबका समर्थन सरकार के साथ होना चाहिए। ये यूएनओ का सिद्धांत है जिससे आम जीवन बहुत आसानी से संभव हो सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि यूएनओ जब दुनिया का इतना हितैषी है, यूएनओ दुनिया का जब इतना समर्थक है, तो क्यों ना उत्तरी कोरिया को ही आजाद करवा देता है, क्यों ना गिलगित बलूचिस्तान को आजाद करवा देता है, क्यों ना मंगोलिया, हांगकांग जो चाइना के केंद्र हैं, तिब्बत, इन क्षेत्रों को आजाद करवा देता है, क्यों ना पियोको को आजाद करवा देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यूएनओ कोई कार्य नहीं कर सकता। यूएनओ आपसी सामंजस्य से बात करता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जब हित अमेरिका का होता है तो अमेरिका ही अंतिम निर्णय होता है। या यूं कहें, आपने देखा होगा डी.के. बरुआ, एक नाम सुना है, याद रखना आप, डी.के. बरुआ जीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। ये नारा किसने दिया था? डी.के. बरुआ ने दिया था और ये 75 के आसपास का नारा था। इन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि भारत ही इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ही भारत है। यानी कि सब कुछ सर्वसत्तावादी किसके पास आ गया? इंदिरा गांधी के पास आ गया। तो अमेरिका भी कैसा है? ऐसा ही है। यूं कहें वर्ल्ड इज अमेरिका और अमेरिका इज वर्ल्ड, तो भी कोई गलत आज नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का ध्रुवीकरण, अमेरिका का एक छत्र राज आज पूरी दुनिया पर चल रहा है। तो बल और धमकी का परहेज होना चाहिए। ये आपके जीके में कभी इन फ्यूचर काम आएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। डी.के. बरुआ ने कौन सा नारा दिया था? यह नारा पूछ लिया जाएगा, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, तो किसने दिया था? देवकांत बरुआ ने दिया था, डी.के. बरुआ ने दिया था। इसके बाद देखें, सभी सदस्य यूएनओ की सहायता देंगे। ये सहायता आर्थिक है, सैन्य है और बहुत सारे प्रकार की है। भारत यूएनओ में क्या भेजता है? शांति सेना भेजता है। आपको याद होनी चाहिए, यूएनओ की सेना का नाम क्या है? शांति सेना है। ये सभी इलाकों में क्या कराने जाती है? शांति कराने जाती है, संघर्ष को मिटाने जाती है। अभी वर्तमान में साउथ अफ्रीका में भी हमारी क्या है? शांति सेना ही है। आपको याद होना चाहिए, राजीव गांधी जी के समय, राजीव गांधी जी के समय श्रीलंका में हमने सेना भेजी थी। और ये श्रीलंका में सेना कब भेजी थी? 1987 में। आपको याद होना चाहिए, 1987 में श्रीलंका में राजीव गांधी जी ने क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। ये भी कौन सी सेना थी? शांति सेना ही थी। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये यूएन के नेतृत्व वाली सेना नहीं थी, भारत की इंडिविजुअल भेजी हुई सेना थी, लिट्टे और तमिल के बीच संघर्ष को मिटाने के लिए। लेकिन बाद में ये सेना 1989 में बिना किसी विवाद सुलझाए ही वो क्या आ गई? वापस आ गई।
भारत पर आरोप लगे, हमारी आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। कौन? भारत। ये किसने कहा? श्रीलंका के लोगों ने कहा। ये भी अपने को याद रखना है, हमारे सिलेबस में है। राजीव गांधी जी ने श्रीलंका सेना कब भेजी भारत की? 87 में। वापस कब आई? 89 में। और बिना किसी नतीजे के। किस लिए गई थी? तमिल और सिंहली को संघर्ष को शांत करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान में भारत यूएन के नेतृत्व में क्या भेजता है? शांति सेना भेजता है। ये यूएन के निर्देशन में काम करती है, लेकिन सैनिक कहाँ के होते हैं? भारत के ही होते हैं। प्रत्येक देश अपने वैल्यू के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जीडीपी के अनुसार यूएन को क्या देता है? अपना डोनेशन देता है। इसमें सबसे ऊपर नाम किसका है? अमेरिका का है। और भारत भी क्या देता है? अपनी निश्चित रकम हर बार यूएनओ को निश्चित समय पर क्या कर देता है? पे कर देता है। इससे यूएनओ अपने अभियान चलाता है, अपनी योजनाएं चलाता है, विश्व में सार्थक कार्य करता है। तो अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या करनी चाहिए? सभी को यूएन की सहायता करनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो बड़े मेंबर हैं उसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली के से बिलोंग करते हैं, सांसद भी दिल्ली से ही हैं। यूएनओ किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वर्तमान में। यूएनओ किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में क्या नहीं करता? इंटरफेयर नहीं करता है, जब तक वो उस मामले को वहां नहीं ले जाए। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव साहब का मामला चल रहा है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो कार्य है वो बाध्यकारी नहीं होते, आदेश बाध्यकारी नहीं होते। तो यूएनओ भी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक उसको वहां नहीं लेके जाया जाए। तो ये यूएनओ के क्या है? सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर क्या कर रहा है? यूएनओ कार्य कर रहा है। इसमें आगे हम बात करें तो पहला जो संगठन है यूएनओ का वो है महासभा। और हम जानते हैं प्रत्येक यूएनओ का सदस्य किसका भी सदस्य होता है? यूएनओ महासभा का भी सदस्य होता है। इसकी कुल सदस्य संख्या है 193। तो यूएनओ की भी क्या है? सदस्य संख्या है। इसका नाम है सारे विश्व की नगर बैठक। आपको याद रखना है। इससे भी यदि सवाल पूछ लिया जाए कि सारे विश्व की नगर बैठक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? महासभा को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होंगे। और टोटल सदस्य कितने थे? कितने हैं वर्तमान में? 193। मूल सदस्य कितने थे? 51 थे। कब? जब ये बना था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 से अधिक सदस्य नहीं भेज सकता है। कम भेज सकता है, लेकिन 5 से अधिक सदस्य एक राष्ट्र इसमें नहीं भेज सकता है। लेकिन शर्त क्या है? जब भी महासभा में मतदान होगा तो केवल एक राष्ट्र का एक ही वोट काउंट किया जाएगा। चाहे वो 4 वोट दे, चाहे वो 5 लोग वोट दे, काउंट कितना होगा? एक ही वोट होगा। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र कितने वोट दे सकता है? एक वोट दे सकता है। अभी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव हुआ। और आप जानते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? महासभा के सदस्य लेते हैं। और भारत को 193 में से कितने वोट मिले? 184। पूरे विश्व के 193 महत्वपूर्ण यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों में से 184 वोट मिले। यानी कि केवल 9 सदस्य राष्ट्र हमारे खिलाफ हैं दुनिया के, बाकी सभी हमारे समर्थक हैं। ये है मोदी जी की सफल विदेश नीति का परिणाम। आज से पहले आज तक हमें कभी ऐसा नहीं मिला। इसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा रोड़ा अटकाता है, चाइना बहुत बड़ा रोड़ा अटकाता है कि भारत को वोट ना मिले। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत का प्रभाव क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कितना बढ़ा है, ये इससे हम देख सकते हैं। भारत अभी से पूर्व 7 बार क्या हो चुका है? अस्थायी सदस्य हो चुका है। अभी कौन सी बार चुना गया है? 8वीं बार चुना गया है। उसमें कितने वोट मिले? 184 हमें वोट मिले हैं।
अंतरराष्ट्रीय मंच, यहाँ पर अपनी बात कहने और अपनी समस्या रखने का ये कैसा मंच है? अंतरराष्ट्रीय मंच है। यहाँ छोटे से छोटा राष्ट्र और बड़े से बड़ा राष्ट्र खुलकर अपनी बात रख सकता है, अपनी समस्या यहाँ रख सकता है। ये क्या है? महासभा का आउटलेट है, महासभा का आउटरूप है। महासभा बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, बैठक कब होती है, कौन से अधिकार होते हैं, सब चीजें डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन महासभा को क्या कहा जा सकता है? सारे विश्व की नगर बैठक कहा जा सकता है। इसके सदस्य, प्रत्येक यूएन सदस्य किसका सदस्य भी होता है? महासभा का सदस्य भी होता है। और कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। प्रारंभ में कितनी थी? 51, जो बढ़कर 193 हो चुकी है। इसमें जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो अधिकतम कितने सदस्य भेज सकते हैं? 5। कम कितने भी भेज सकते हैं। लेकिन मतदान जब होगा तो एक देश के 5 सदस्य भी यदि हैं तो एक ही वोट काउंटिंग होगा। अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में इसे जानते हैं हम लोग, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है, समस्या रख सकता है, आइडियाज रख सकता है, किसी भी देश के खिलाफ खुलकर यहाँ पर वो बात रख सकता है। अस्थायी चुनाव की बात करें तो भारत आज तक 7 बार अस्थायी सिक्योरिटी काउंसिल में रह चुका है। वर्तमान में अभी जो इलेक्शन हुए हैं पिछले महीने ही, उसमें 184 वोट मिले हैं 193 में से भारत को। ये भारत की और आपकी एक बड़ी जीत है, भारत की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी जीत है।